डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रांतिक परिघटना यानी कि क्रिटिकल फिनोमेनन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो गैस के अणु होते हैं वो सामान्य ताप व दाब पर अलग अलग वेगों से अलग अलग दिशाओं के अंदर गतिशील रहते हैं, और जैसे जैसे हम गैस का ताप कम करते जाते हैं वैसे वैसे अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होती जाएगी। जब गतिज ऊर्जा कम होने लगेगी तो क्या होगा कि दाब को हम जैसे से बढ़ाएंगे तो अणुओं के अंदर जो आपस में जो डिस्टेंस है, परस्पर जो दूरियां हैं वो भी कम होती जाएंगी। जब इनमें आपस में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो उनके मध्य में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल बढ़ जाएगा तो इसके फलस्वरूप गैसों का लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गैसों का द्रवीकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। और प्रत्येक गैस के लिए ये एक विशिष्ट ताप होता है जिससे अधिक ताप पर उस गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे कितना ही हम प्रेशर को बढ़ा दें। तो ताप और दाब की एक विशिष्ट परिस्थिति होती है जिसके अंदर ही द्रवीकरण संभव है। लेकिन ये जो ताप का सीमांत मान है यह अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी गैस का वह ताप जिससे अधिक ताप पर उसका द्रवीकरण केवल द्रव बढ़ाने से ही नहीं किया जा सकता, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप कहते हैं। तो इस ताप का जो सीमांत मान है, ये जो क्रांतिक ताप का मान है, यह अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। तो प्रत्येक गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो एक निश्चित होगा कि इतना ही इसके इस ताप के अगर अधिक हुआ और हम कितना भी ताप को बढ़ा दें तो उसका द्रवीकरण संभव नहीं है। इसी प्रकार क्रांतिक ताप पर जो भी गैस का वो निम्नतम दाब है जिस पर किसी भी गैस को हम द्रवित कर सकते हैं उसको हम क्रांतिक दाब या क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्रिटिकल प्रेशर का तात्पर्य ये हुआ कि पहले हमने उसके क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर या वो ताप ले लिया जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण संभव हो जाता है, और उस समय पर गैस का जो मिनिमम प्रेशर लगाएंगे हम जिसके आधार पर गैस का द्रवीकरण संभव है, यानी कि वह ताप और दाब की कंडीशन जहाँ पर कि गैस का हमने द्रवीकरण को संभव कर दिया है, उस कंडीशन के अंदर जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे क्रांतिक दाब या क्रिटिकल प्रेशर। तो अब जब भी गैस अपने क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की परिस्थिति में होती है तो उस स्थिति के अंदर गैस और द्रव दोनों की जो ये प्रावस्था हैं, गैसीय प्रावस्था और द्रव्य प्रावस्था, उनके अंदर आपस में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनमें विभेद नहीं कर सकते कि कहाँ पर गैसीय अवस्था है और कहाँ पर द्रव्य अवस्था है। तो ये जो एक विशिष्ट परिस्थिति है, इसी परिघटना को हम क्रांतिक परिघटना कहते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि वह अपनी क्रांतिक अवस्था के अंदर है। क्रांतिक अवस्था का क्या तात्पर्य हुआ कि गैस अपने क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की स्थिति में है। तो इस प्रकार गैस का जो निर्विघ्नता से द्रव अवस्था के अंदर जो विलय होने की प्रक्रिया है कि गैसियस स्टेट से जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो रही है, तो उस टाइम पर ये जो फिनोमेनन है उसको हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि गैसीय प्रावस्था और द्रव्य प्रावस्था के अंदर डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोई गैस ली है तो उस गैस को हम पहले देख सकते हैं कि क्लियर कट वो गैसीय प्रावस्था है। उसके बाद हम उसका ताप कम करते जाते हैं, दाब को बढ़ाते जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब गैस और लिक्विड स्टेट के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम और अधिक प्रेशर को कम करते हैं और टेम्परेचर हम जो क्रांतिक ताप है उससे थोड़ा सा अगर हम कम करेंगे तो हमें द्रव्य प्रावस्था दिखेगी, और तब हम बिल्कुल इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर गैसीय प्रावस्था जो है वो द्रव के अंदर अब परिवर्तित हो गई है। तो इस प्रकार जो ये बाउंड्री जो एक मेंटेन हो जाती है कि जैसे हम पानी लिया, हमने वाटर को लिया, एक बीकर के अंदर ले लिया, कंटेनर में ले लिया, तो और हमने गर्म करना प्रारंभ किया। जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो ऊपर उसकी वेपर्स जाएंगी उस वेसल के अंदर, और अगर हमने ढक दिया है उसको तो वो बंद वेसल रख दिया हमने, तो नीचे हमें लिक्विड स्टेट दिखेगी, ऊपर हमको गैसीय स्टेट दिखेगी। अब हम उसको गर्म करते जाएंगे,
ताप को हमने जैसे बढ़ाते गए तो क्या होगा कि जो द्रव है वो गैसीय प्रावस्था के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो हमें वो क्लियर कट दिखाई देगा। जो मार्केशन है, डिमार्केशन है, जब तक हमको क्लियर दिखाई देता रहता है, जब तक तो वो सिंपल एक प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब भी अगर हम इसका रिवर्स कर दें कि गैसों का हम द्रवीकरण कर रहे हैं, यानी कि अब हम ताप को कम करते जा रहे हैं, ताप को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर कोई भी एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम इन दोनों फेजेस के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, इन दोनों अवस्थाओं के अंदर विभेद नहीं कर पाएंगे, तो वो जो अवस्था होगी उसको हम बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। और उस जो प्रोसेस जो चल रहा है कि गैसीय प्रावस्था से द्रवीय प्रावस्था के अंदर जो रूपांतरण या विलय होने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलेंगे क्रांतिक परिघटना। और इस समय पर जो भी उसका ताप होगा वो उसको हम बोलेंगे क्रांतिक ताप, और जो भी उसका दाब होगा उसको हम बोलेंगे क्रांतिक दाब, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। और क्रांतिक अवस्था में गैस के जो 1 मोल का आयतन होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। सो इस प्रकार क्रांतिक अवस्था में अगर गैस के 1 मिली आयतन की हम अगर सहती को ले लेते हैं, मास को ले लेते हैं, तो उसको हम क्रिटिकल डेंसिटी कहते हैं, यानी कि क्रांतिक घनत्व कहते हैं। तो इस और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि 3 हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स बताए हैं, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इन क्रांतिक ताप, दाब और आयतन को हम TC, PC, VC के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। अब इन क्रांतिक स्थिरांकों का हम प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक एपरेटस लिया है, इसको हम बोलते हैं काग्निया डी ला टूर एपरेटस। ये जो एपरेटस है, जैसा कि हमने कहा कि क्रांतिक अवस्था के अंदर गैस और उसके द्रव का घनत्व जो है वो बिल्कुल समान हो जाता है, इसीलिए इन अवस्थाओं को विभेदित करना जो है बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसी के आधार पर किसी भी गैस के क्रांतिक स्थिरांकों का हम प्रायोगिक रूप से निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो काग्निया डी टूर एपरेटस लिया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कांच की नली है, और इस कांच की नली के अंदर हम उस लिक्विड को भर देते हैं जो जिसका भी हमें ये ज्ञात करना है टेम्परेचर। और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पारे को भर दिया है, और पारे को भरने के बाद में नली का जो ऊपरी सिरा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु है, और इसको हमने सील पैक कर दिया है। तो मतलब एक तरीके से ये मैनोमीटर की भांति कार्य करेगा। उपकरण का ये जो सिरा है ये पूरा मैनोमीटर की तरह भांति कार्य करेगा। और जो ये अपर वाला ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये लिक्विड लिया है, और लिक्विड के ऊपर इसकी गैस है, खुद स्वयं की गैस है। तो स्वयं की गैस है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इस बल्ब वाला जो सिरा है इसके अंदर हम यहाँ पर गैसीय प्रावस्था भी है और इसकी द्रव प्रावस्था भी है, जो दोनों एक दूसरे के समयावस्था के अंदर है। बाहर, इसके बाहर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ताप स्थायी यानी कि थर्मोस्टेट लिया है। थर्मोस्टेट के अंदर जो भी यहाँ पर लिक्विड आप देख रहे हैं कि एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये इस प्रकार यहाँ पर पूरा एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो इस लिक्विड के द्वारा जो भी प्रवाहित जो ये द्रव है इसके द्वारा हम ताप को बढ़ा सकते हैं, मतलब गर्म कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो भी इस बल्ब के अंदर जो लिक्विड है ये अपनी गैसीय प्रावस्था के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को प्रारंभ करने के लिए कि सबसे पहले यहाँ पर बाहर वाला जो लिक्विड है जो थर्मोस्टेट के अंदर है उसको हम गर्म करते हैं। जब उसको गर्म करेंगे तो अंदर वाला लिक्विड जो है ये भी गर्म होने लगेगा। जब ये गर्म होने लगेगा तो अभी तो आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री हमें क्लियर कट दिखाई दे रही कि यहाँ पर नीचे द्रव प्रावस्था है और ऊपर जो है यहाँ पर वाष्प प्रावस्था यानी कि गैसीय प्रावस्था है। तो इन दोनों के मध्य में हम विभेदन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब हम इसका यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि जो द्रव है वो लिक्विड के जो द्रव है वो गैसीय अवस्था के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम द्रव और गैसीय प्रावस्था के अंदर विभेदन नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पर जो ताप होगा उसका जो संगत ताप होगा उस ताप को हम ताप स्थायी के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है। तो ये थर्मामीटर जो है इस थर्मामीटर की सहायता से उस संगत ताप का हम जो टेम्परेचर है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो हमने ताप को नोट किया है
उसको हम बोलेंगे क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसी समय हम मैनोमीटर के द्वारा जो भी इसमें मरकरी की हाइट है उसके द्वारा हम संगत दाब को भी ज्ञात कर लेते हैं। और संगत दाब को ज्ञात करने के पश्चात अब हम जो बल्ब है इसको ठंडा करने लगते हैं, मतलब ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको हम कम करते हैं। जब कम करेंगे तो क्या होगा कि वापस से एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब द्रव और गैस प्रावस्था के अंदर इस बल्ब के अंदर विभेदन अब संभव हो जाएगा। मतलब सारी की सारी पहले हमने वो वाली स्टेज ले ली जब दोनों के अंदर विभेद संभव नहीं था गर्म करके, अब हम इसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने के बाद भी वापस से वही प्रोसेस चलेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब द्रव और गैसीय प्रावस्था के अंदर विभेदन संभव हो जाएगा। अगेन हम इस बिंदु के संगत जो भी ताप है और दाब है उसकी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। और इन दोनों जो हमें पाठ्यांक मिले पहले वाले प्रोसेस में और बाद वाले प्रोसेस में, तो दोनों ही जो हमें रीडिंग्स मिली हैं इन रीडिंग्स का हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, माध्यमान निकाल लेते हैं और माध्यमान के द्वारा हम क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब दोनों की वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि ताप और दाब के अंदर बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन भी करते हैं, बहुत माइन्यूट अगर हम चेंजेस भी करते हैं तब भी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसलिए प्रायोगिक रूप से अगर हम सोचें कि हम क्रांतिक आयतन का निर्धारण कर सकते हैं तो वो संभव नहीं है। तो क्रांतिक आयतन का निर्धारण करने के लिए हम कैलिटेट और मिथ्यास विधि का उपयोग करते हैं। कैलिटेट और मिथ्यास जो विधि है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड है और जो वेपर है उनके औसत घनत्व जो है, उनके एवरेज डेंसिटी जो है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस विधि के अंदर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हम जो है ये अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड और जो भी उसकी संगत गैस है या वाष्प है उसका घनत्व ज्ञात करते हैं। और ये घनत्व ज्ञात करने के बाद हम ये इस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि हमने अलग अलग टेम्परेचर पर वाष्प का घनत्व और द्रव का घनत्व दोनों की वैल्यू निकाली और हर टेम्परेचर पर ये जो वैल्यू है उसको हम प्लॉट करते चलेंगे। तो ये ग्राफ इस प्रकार से हमारे पास दिखेगा, ये कर्व हमको दिख जाएगा। तो ये जो आलेख खींचा गया है इसके अंदर दोनों के जो सबमिट पॉइंट है, जैसे इधर वाला ग्राफ जो है इसका पी क्यू है और इधर वाले ग्राफ का आर क्यू है, तो इनका जो सबमिट पॉइंट है, इनका जो दोनों का जो जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं इस पॉइंट, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यू पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एकदम तीक्ष्ण न होकर, मतलब एक शार्प पॉइंट न होकर एक समतल सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो भी संगत ताप है, यहाँ से हमने एक्स्ट्रापोलेट कर लिया, तो जो संगत ताप है उसको हम बोलेंगे टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर तो हम यहाँ से एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। और क्रांतिक घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए जो भी हमने ये सही मान अगर हम इसका ज्ञात करना चाहते हैं तो इस प्रकार इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इसको यहाँ से हमने ये एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, जहाँ पर भी इसका सबमिट पॉइंट है वहाँ से हमने एक सरल रेखा खींच ली है और ये यहाँ पर ये देखिए इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हुआ इसको हम जहाँ पर भी ये कट करेगा वहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो नियम है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर यानी कि सरल रेखीय व्यास का नियम। तो अब ये ओ बिंदु के संगत जो भी इसका घनत्व आएगा उसको हम बोलेंगे क्रांतिक घनत्व। क्रांतिक घनत्व यानी डीसी। अब गैस का अणुभार हमको मालूम ही है, गैस का अणुभार मालूम है। गैस के अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, m/d। m इज इक्वल टू v इंटू डी होता है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है, घनत्व मल्टीप्लाई बाय आयतन। तो आयतन अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी संहतीय द्रव्यमान है उसके अंदर हम घनत्व का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस का अणुभार लेंगे और गैस के अणुभार में क्रांतिक घनत्व का भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो जो अब वॉल्यूम की वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे क्रांतिक आयतन। तो इस प्रकार जो गैस का क्रांतिक ताप और दाब जो है वो उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन क्रांतिक आयतन जो है वो उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो हम अलग अलग गैसेस के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, इन सब के लिए हम क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन और क्रांतिक ताप का
इस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अगर हमने नाइट्रोजन का निकालते हैं तो उसका क्रांतिक दाब की वैल्यू जो है 3.39 मिलती है। इसी प्रकार जो वॉल्यूम है 10⁶ में अगर मीटर क्यूब और मॉल इनवर्स की वैल्यू लेते हैं हम तो 90 आता है। और उस समय पे जो टीसी है वो 126.1 केल्विन मिलता है। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं तो वहाँ पर टीसी की वैल्यू 154.3 केल्विन आती है। और जो वॉल्यूम है वो 14.4 वही 10⁶ के मल्टीपल्स में मिलता है। और इसी प्रकार हमें जो प्रेशर भी है उनकी वैल्यूज़ भी हमें ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार हम अलग अलग जो गैसेस ले लेते हैं और उनके या द्रव ले लेते हैं, तो द्रव और जो गैसों के जो क्रांतिक स्थिरांक है उनका निर्धारण इस प्रकार से हम कर सकते हैं।